नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 48 घंटे में जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च कर कर वो सारी जानकारियां आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। और प्रयास ये रहता है कि कोई भी फेक न्यूज इसके अंदर ना आए, और प्रयास ये रहता है कि जो भी खबर आए उसके पीछे एक डिटेल्ड फैक्ट चेक हो। और इसी के लिए जब रिसर्च कर रहा हूं, जब जानकारी जुटाने का प्रयास हो रहा है, तो एक बात निकल कर आ रही है कि सबसे पहले हमें अपनी एजेंसीज को सैल्यूट करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए कि जिस बड़े स्केल पर ये पूरा सब कुछ रचा जा रहा था, जो करने का एग्जीक्यूट करने का प्लान था, उसमें जो दिल्ली का ब्लास्ट है वो एक बहुत छोटी सी घटना है। देखिए, जिनके परिवार के लोग चले गए उनके लिए तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी त्रासदी जीवन में कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज मात्र 8 या 12 लोगों से बढ़कर हजारों में हो सकता था, इसका प्रयास किया जा रहा था। और इसके बाद जिस तरीके से एजेंसियां अब लगी हुई हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा कहां कहां क्या क्या हुआ है, कौन कौन पकड़ा गया है, किसका किससे क्या कनेक्शन है, सारी जानकारियां लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले जो मैसेज सरकार की तरफ से आ रहा है, सिस्टम की तरफ से आ रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले तो बहुत तेजी से सब कुछ हो रहा था, अगले दिन ही सब लोग बैठ गए थे, सीसीएस की बैठक हो गई थी, बड़ी हलचल थी, बड़ी शांति दिखाई दे रही है। देखिए, ये शांति ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछली बार तो पता था तैयारी है, कुछ होंगे, तो जो दूसरा पक्ष है एक तरीके से रेडी रह रहा है। लेकिन अब जो ये साइलेंस है, कहते हैं ना कि जहां शांति होती है वहां पानी ज्यादा गहरा होता है, तो वही कुछ प्रयास है। लेकिन प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, अजीत डोभाल की टीम हो, सब अपने काम पर लग गए हैं। पहला जो प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री भूटान गए हुए थे, पहले से तय यात्रा थी, ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री अभी गए हैं वहां पर। पहले से एक तय यात्रा है, उसके ऊपर वो गए और वहां उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैसेज दिया। देखिए, ध्यान होगा जब पिछली बार हुआ था तो पटना से मैसेज दिया गया था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों को दिया गया था। क्यों? ताकि उस वेस्टर्न मीडिया तक भी पहुंचे, उन वेस्टर्न लोगों तक भी बात पहुंचे जो असल में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के अंदर। अब वापस से प्रधानमंत्री ने भूटान से जो संदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है, वो सुना जाना चाहिए। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से साफ संदेश है कि भैया अब कार्यक्रम शुरू होगा, निश्चित तौर पर होगा। अमित शाह का जो ट्वीट आया है उसमें भी उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो भी लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है वो रेथ ऑफ आवर एजेंसीज, यानी हमारी एजेंसीज के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे, उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। तो जो शब्दों का चयन होता है, जो मैसेज पहुंचाना होता है आपको दूसरे पक्ष में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनाथ सिंह जी का मैंने सुबह बताया ही था कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी जांच होगी पब्लिक के सामने आएगा और जो भी होगा उसे निश्चित तौर पर जस्टिस उसके साथ किया जाएगा। मैंने कल रात ही बता दिया था कि ये एक कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, ये एक अटैक है। और अब सीसीएस की बैठक कल शाम को 5:30 बजे, प्रधानमंत्री जब भूटान से आ जाएंगे उसके बाद शाम को 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज।
ये ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर महीने होने वाली बैठक है। ये बैठक जब होती है जब एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय स्तर की क्राइसिस सिचुएशन होती है। इससे पहले इसी साल ये पहलगाम की घटना के बाद हुई थी। पिछले साल हुआ था, ये तब हुआ था जब संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए थे। जब कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं, तब ये सीसीएस की बैठक होती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, अलग-अलग एजेंसीज के हेड और जो भी जरूरी होते हैं, उनके साथ ही सीसीएस की बैठक की जाती है। कल शाम 5:30 बजे की खबर है कि सीसीएस की बैठक होगी, लेकिन क्योंकि अभी जयशंकर जी 2 दिन के लिए बाहर हैं, अब वो अपना ट्रिप कट करके भारत आएंगे या क्या होगा, जो भी है, लेकिन फिलहाल की जानकारी के हिसाब से 5:30 बजे वो सीसीएस की बैठक होनी है। और इस दौरान जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है एजेंसीज के माध्यम से, वो भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक फेक खबर है, उसको भी बस करना जरूरी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी उसको उठा रहे हैं। अब नई एक खबर ये भी है कि जो फरीदाबाद का सेक्टर 56 है, उसके अंदर से कुछ नए एक्सप्लोजिव मिले हैं। तो जो फरीदाबाद पुलिस है, उसने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि एक इस पूरी घटना से अलग एक रेड है। मतलब हो सकता है कि जानकारी मिली हो इसी दौरान, बहुत सारी जगह रेड चल रही है तो वहां भी रेड किया हो, लेकिन वहां एक्सप्लोजिव नहीं मिले हैं। पटाखा बनाने का जो सामान है वो मिला है। अभी कम से कम प्रारंभिक तौर पर तो यही जानकारी फरीदाबाद की पुलिस की तरफ से दी जा रही है। तो बहुत जगह कोट हो रहा है कि नया एक्सप्लोजिव मिला है, लेकिन वो पटाखा बनाने का है। तो अब इससे उसका क्या कनेक्शन हो सकता है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इससे कोई कनेक्शन स्थापित हो रहा है ऐसी संभावना नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इतनी लगातार इतनी चीजें सामने आती है तो एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। लोगों के अंदर डर हो जाता है कि पता नहीं कितना और बड़ा है। तो अभी जितना है उतना ही है, लेकिन अभी तो फरीदाबाद वाला है वो उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा 17 से ज्यादा लोकेशंस पर मल्टीपल साइमल्टेनियस रेड्स चल रही हैं। उसमें लखनऊ है, मेरठ है, रामपुर है, हापुड़ है, दिल्ली के आसपास का जितना भी रीजन है, और लखनऊ में और इन सब शहरों में भी मल्टीपल लोकेशंस पे रेड चल रही है। और लोगों को उठाया जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्याज होती है ना, प्याज के छिलके के करके खोलते हैं, वो स्थिति चल रही है। उसके बाद जो ये लोग पकड़े गए हैं, देखिए लगभग इसमें ज्यादातर सब डॉक्टर ही हैं। अब इसमें जो एक महिला डॉक्टर है शाहीना, अब उसकी फोटोज भी सामने आ गई हैं, और जो डिटेल निकल कर आ रही है बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं आप खतरनाक है। ये महिला है शाहीना जो पकड़ी गई, और जो कल्प्रिट है मुजम्मिल, कहा जा रहा है उसके साथ भी इसके रिश्ते हैं। और ये मुजम्मिल हो, आदिल हो, उमार हो, उन सबके संपर्क में थी ये महिला। और जो जैशे मोहम्मद की जो विंग है, जमातुल मोमिनात, ये उसकी मेंबर है। और मौलाना मसूद अजहर की जो भाई की वाइफ है, उसके संपर्क में ये थी। वहां से ही सब कुछ चल रहा था। और इसने लगभग 35 से 40 लाख रुपए फंड किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। यानी इसने पैसा इकट्ठा किया और फंड किया इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब जो ये सब कुछ करने का प्रयास था, लगभग 35 से 40 लाख रुपए इसने इकट्ठा किया और ये सब किया जा रहा था। तो महिलाएं किस तरीके से इन्वॉल्व की जा रही हैं, देखिए ये आसिम मुनीर का एक कह सकते हैं कि स्पेशलिटी है। मैंने आपको सुबह भी बताया था, जब स्टाफ कॉलेज मलेशिया गया था तो वहां पे उसने एलटीटी को स्टडी किया था कि किस तरीके से वो महिलाओं का इस्तेमाल करते थे, प्रेग्नेंट महिलाओं का, हैंडीकैप लोगों का, या बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों का इस्तेमाल करते थे किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि महिलाओं पे, हैंडीकैप लोगों पे, इन पे शक नहीं जाता है या कम शक होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को, अब भारत में रहने वाला व्यक्ति हो और हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, ताकि वो आखिर में ये दिखा सके भैया पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भारत के ही लोग हैं जो कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कुछ बड़ा इनके साथ हो रहा है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग भी अब इस जिहाद में लग गए हैं। ये प्रयास है। और जितने ये लोग पकड़े गए हैं, डॉक्टर सज्जाद अहमद माला, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदनान अली, डॉक्टर अब्दुल रहमान, इश्तियाक अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमार, डॉक्टर आदिल अहमद ब्रदर, डॉक्टर मोहिद्दीन शेख, 8-9 नाम मैंने लिए, उसमें से लगभग एक को छोड़कर सारे डॉक्टर हैं। और इन सब की जो कड़ी है वो एक जगह जाकर रुक रही है, और वो एक जगह है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। उस यूनिवर्सिटी में लगभग 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। देखिए, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हॉस्पिटल में, किसी संस्थान में, किसी ऑफिस में किस राज्य का व्यक्ति काम कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक को हर जगह काम करने की आजादी है, छूट होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अचानक से एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतना सामान मिलता है और खास एक रीजन के इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो यह निश्चित तौर पर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल उठाता है कि आपसे ही सब क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। वहां का प्रिंसिपल हो, वहां की स्टाफ हो, बहुत लोगों से पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि 6 लोग लगभग वहां डिटेन भी कर लिए गए हैं। तो इस सारे के सारे ऑपरेशन में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो अब सेंटर स्टेज में आ गई है। और ध्यान रखिएगा, ये वो रीजन है जो मेवात से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। और मेवात किस लिए मशहूर है, क्या वहां की डेमोग्राफी है और वहां क्या होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के पास, राष्ट्रीय राजधानी के पास आपको इतना सब कुछ आप ये देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक डर तो पैदा करता है कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज कर कर एक पूरा का पूरा तंत्र क्रिएट किया जा रहा है आसपास खड़े होकर। उसके बाद कश्मीर के अंदर भी एक्शन चल रहा है। वहां पे मौलवी इरफान अहमद शोफियान से उठाया गया है और कहा जा रहा है कि यही शायद रेडिकलाइज कर रहा था इन सबको। अब मौलवी साहब के सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं, नट पेज अच्छे से स्क्रू टाइट किए गए हैं, तो भाई साहब बहुत सब कुछ अच्छे से, अब अचानक से ना होता ना ऑटो पायलट मोड पे आदमी चला जाता है, अब वो फटाफट बोलने लगा है। और बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट से लेकर और बहुत सब कुछ नेटवर्क का एक पूरा तंत्र अब वो शायद एजेंसीज के सामने जल्दी खोल के रख दिया होगा अब तक तो, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम शुरू होता है उसके बाद बहुत देर तक टिकना मुश्किल हो जाता है। तो मौलवी साहब है इरफान अहमद, उनको भी अब पकड़ा गया है। उसके अलावा लगभग 39 सस्पेक्ट्स जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से लिंक्ड हैं, उनको कश्मीर के अंदर अब तक डिटेन किया जा चुका है। कश्मीर से लेकर गुजरात हो, गुजरात से लेकर यूपी हो, पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है, क्योंकि एक से एक कनेक्ट होता है और एक सिरा आप पकड़ लीजिए, उसको सुलझाना फिर उतना मुश्किल नहीं होता। और उसी तरीके से अब एजेंसीज काम करती नजर आ रही हैं। तो जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, तो भैया ऑपरेशन इंडोर तो शुरू हो गया है। इंडोर का जो सैनिटाइजेशन है, जो 0.5 फ्रंट का सैनिटाइजेशन है, वो तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। और ये वो फोटो है उस मोहम्मद डॉक्टर उमर की, जिसने वो गाड़ी वहां प्लांट की थी। ये भी डॉक्टर है, कोई एज आप देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है व्यक्ति की। और ये कार्यक्रम को अंजाम देने वाला ये फिदाइन है। अब सोर्सेज भी कहने लगे हैं, प्रधानमंत्री ने भी जिस तरफ इशारा किया है, अब यही है कि हाँ ये एक फिदाइन अटैक था। अब तक खैर एजेंसीज ने ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, सब कुछ हुआ है, तो उसी तरफ ये इशारा कर रहा है। क्योंकि अभी जांच का जो दौर है प्रारंभिक है, तो उसके बाद ही शायद बहुत चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में भी कुछ खास हो रहा है। पाकिस्तान में जबरदस्त डर का माहौल है। और डर का माहौल इस तरीके से है कि जो पाकिस्तान का सर्वे सर्वा है आसिम मुनीर, अब तो अमेंडमेंट 27 भी हो गया है वहां, 27th अमेंडमेंट के बाद एक तरीके से वो वहां का डिफेक्टो राजा हो गया है। अब सब जिले लाई वही है पाकिस्तान का। तो उसने भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर किया है। लेकिन रात पाकिस्तानी कह रहे थे ना, इंडिया वालों सोओगे नहीं क्या, हम इंतजार कर रहे हैं, नींद कैसी आई, बहुत कुछ पूछ रहे थे भारतीयों से। लेकिन पाकिस्तान में अब जो चल रहा है, अब पाकिस्तानियों को जवाब देना भारी हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अभी खबर थी 12 के लगभग वहां पे लोग मर गए हैं, लेकिन कुछ जगह सोर्सेज है कि शायद आंकड़ा 40 से ऊपर भी पहुंच गया है। लेकिन जो भी है, लेकिन एक ठीक ठाक नंबर में वहां लोग मरे हैं। और वहां पर भी कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आईईडी का ब्लास्ट हुआ है। अब शाहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया भारतीयों ने कराया है। क्योंकि देखिए बहुत आसान है ना कह देना कि भारतीयों ने कराया है। ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर, हमारे इतने लोग मर गए हैं। देखिए आसिम मुनीर का जो दिमाग है ना, वो डिसीव करने में बहुत माहिर है। और देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट होने का भी एक सिग्निफिकेंस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, उसमें बहुतायत में जो इमरान खान के समर्थक हैं, वो वकील उसके अंदर है। आप देखिए एक तीर से कई निशाने हैं। आपने जो इमरान खान 27th अमेंडमेंट के बाद आपने जुडिशरी को लगभग खत्म कर दिया है, टूथलेस कर दिया है। और आप उसमें जो इमरान खान के सपोर्टर वकील हैं, आप उनको निशाना बना रहे हैं और भारत के ऊपर उसे मर रहे हैं। आप उसे भी सेटल कर रहे हैं और इधर भी ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की गलती नहीं है, भारत में हुआ है तो देखो हमारे यहां भी तो हुआ है। तो वो भी करने का प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
कि भैया आप अपने यहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत को जो एक्शन लेना है ना, अंदर या बाहर, वो लेगा। अभी सरकार देखिए, मैं पर्सनली ये कहूंगा, पहले इंटरनल सैनिटाइजेशन कीजिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक दिन किसी दिन प्लेन उड़ाएंगे, कार्यक्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन बाद कीजिए, 15 दिन बाद कीजिए, जब करना है कीजिए, लेकिन पहले जरूरी है कि जो अंदर है उसे साफ करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बीमार आदमी शरीर के अंदर से बीमार है ना, तो कोई कुछ भी कर लीजिए, वो बीमारी ठीक नहीं होती है जब तक अंदर से वो हेल्दी, उसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी। वही राष्ट्र के साथ है और वही आपको करना सबसे जरूरी है। उसके बाद पाकिस्तान का ही जो कैडेट कॉलेज है वाना में, साउथ वजीरिस्तान में, वहां पर भी एक हॉस्टेज सिचुएशन है। कल से लगभग 400 छात्र फंसे हुए हैं और अभी भी फिदाइन अंदर हैं। तो पाकिस्तान जो हमसे पूछ रहे थे ना, नींद कैसी आई, भैया तुम्हारा तो दिन भी खराब हो रहा है और रात भी खराब हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा देश में हर व्यक्ति ही डिस्पोजेबल एसेट है। सिवाय जो वो ऊपर 2 4 5 बैठे हैं ना मिलिट्री वाले, प्रधानमंत्री भी डिस्पोजेबल है भैया। किसी दिन भी जेल में, प्रधानमंत्री के कार्यालय से सीधा सामने जेल का रास्ता है, तो वहां प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई डिस्पोजेबल है, सिवाय मिलिट्री के टॉप 4-5 लोगों को छोड़कर। उसके बाद एक और ब्लास्ट होता है डेरा इस्माइल खान में, जहां 8 पाकिस्तानी जवान वहां पर भी हुर्रों के पास पहुंच गए। तो पाकिस्तान में भी कार्यक्रम चालू ही है। और जो लोग बांग्लादेश में खड़े होकर, सैफुल्लाह सैफ जैसे लोग, जो एलईटी के लोग हैं, कह रहे थे ना कि हाफिज सही तैयारी कर रहा है, भारत में ऐसा होगा और वैसा होगा, भैया पाकिस्तान में देख क्या हालत है। और जिस बांग्लादेश की जमीन से खड़े होकर ये साहब बोल रहे थे, ये सैफुल्लाह सैफ वाले, मुझे लगता नहीं है किसी दिन अननोन गनमैन धप्पा मार सकता है इनको भी। तो वो सैफुल्लाह सैफ, वो सुअर, जब बोल रहा था, जिस बांग्लादेश में खड़े होकर बोल रहा है ना, वहां पर भी पिछले लगभग 24 घंटे में 11 बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ चुकी हैं। क्रूड बॉम्ब्स है, देसी जो बम होते हैं, वैसी खबरें हैं। कहीं तो मैं खबर पढ़ रहा था शायद यूनिस के घर के सामने भी कुछ कार्यक्रम हुआ है। तो भैया अगर भारत शांत नहीं है तो शांत तुम भी नहीं रहोगे। और ये स्टार्टर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी मेन कोर्स डिलीवर नहीं हुआ, ये स्टार्टर्स है। और भारत के पास अब वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने का बहाना है। तुम्हारे मरकज फरकज जो भी है ना, ये सब कार्यक्रम अभी रिन्यू हुए भी नहीं, करो भी मत, क्योंकि किसी भी दिन तुम्हारा जो सब तुम पैसा खर्चा कर रहे हो वो वेस्ट जा सकता है, क्योंकि जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। और डर पाकिस्तान में इस तरह का है कि जीएचक्यू में खबर है कि ठीक ठाक हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ जगह मिलिट्री के जो कॉन्वॉयज हैं उनका भी मूवमेंट शुरू हो गया। कोई मुझसे कह रहा था, अरे यार बहुत सारा बिल्डअप हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। तो मैं सवाल एक ही था, मान लीजिए 10 लाख जवान भी खड़े हैं, मिसाइल तो ऊपर से चली जाएगी ना, राफेल हो, ब्रह्मोस हो, अस्त्रा हो, जो भी है वो तो ऊपर से चला जाएगा, नीचे खड़े होकर तुम क्या करोगे। और रहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात, वो तो अभी भैया 6 महीने पहले उनके साथ क्या कार्यक्रम हुआ ये सबको पता है। तो भारत अपनी विल पर जब चाहे जवाब दे सकता है, लेकिन बात वही है, पहले जो इंटरनल सैनिटाइजेशन है वो होना चाहिए। और खौफ का माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया है, नो टाइम, कुछ नहीं उड़ेगा साहब। अरे वो नो टाइम पाकिस्तान के लिए नो टाइम है भाई, भारत के लिए थोड़ी नो टाइम है। भारत तो जब चाहेगा जब उड़ेगा, जहां चाहेगा वहां उड़ेगा। और जो पाकिस्तान का एएफओ चीफ है, कह रहा है कि वो मैंने ना पोस्टपोन कर दी है अपनी सारी फॉरेन विजिट्स, बंकर में छुपना है ना जाकर। अब भैया अच्छा बंकर भी बनाना है, 2-4 दिनों से पता है कि भारत ऐसा तो है नहीं कल ही कुछ कर देगा, हफ्ते भर में वो बंकर बंकर बढ़िया रंग रोगन करा रहा होगा, वहां जाके छुपना है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह डर का माहौल तो है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है, पिछली बार तो पता था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, उन्होंने बालाकोट से अंदाजा लगा लिया होगा कि 2-4-5 कुछ कार्यक्रम तो भारत करेगा। अब की बार जो अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है कि कोवर्टली ऐसी चीजें हों कि जो असली परपिट्रेटर हैं, जो असली लोग हैं आर्मी के लोग, शायद इस बार आंच उन तक पहुंचे। तो पता नहीं है क्या हो सकता है, जो वो डर है वो ज्यादा खतरनाक है। और आखिर में चलते हुए एक चार्ट साझा करना चाहूंगा आपके साथ। ये चार्ट है कि 2004 से कौन कौन से टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कौन से साल में, किस शहर में, कब
कौन सी घटना घटित हुई है। तो 2014 के बाद किस तरीके से लगभग चार्ट खाली पड़ा है, यह शायद पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अजीत डोभाल बोल सकता है। अजीत डोभाल साहब किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसीलिए ये घटनाएं घटित की जा रही हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड पर थी, जिस स्तर पर थी, सरकार ने जिस तरीके से, एजेंसीज ने मुस्तैदी से जिस तरीके से उनको एक तरीके से उनके पूरे प्लान को खत्म किया, सल्यूट है। अब क्या कार्यक्रम होगा? पहले ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा कि ऑपरेशन इंडोर चल रहा है, उसमें क्या अपडेट होंगी, जो भी होंगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स लाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। हर चीज को वेरीफाई करना पड़ता है कि कहीं कोई भी गलत चीज आप तक ना पहुंच जाए। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।